ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कंट्रोल लॉट्स की, राइट। तो कंट्रोल लॉट्स का काम क्या है? एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स, राइट। एग्जाम्पल क्या थे कंट्रोल लॉट्स के? बोरॉन एंड कैडमियम। सेफ्टी लॉट्स का काम क्या है? शट डाउन न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट। जरूरत कब पड़ती होगी इसकी? मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है। कुछ सालों पहले सुनामी आया था जापान में, 7 ईयर्स के आसपास, याद होगा तुम लोगों को। तो जब सुनामी आया होगा तो क्या हुआ होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन लीक होनी शुरू हो गई। तो बहुत खतरनाक था सुनामी, अगर देखा होगा किसी ने वीडियो तो। शिप वगैरह तो ऐसे बह रहे थे जैसे कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट ने सबसे पहले रिएक्टर को बंद करने की कोशिश करी होगी ना। तो बंद कौन करेगा? सेफ्टी रॉड्स। किसी को आइडिया, कोई एग्जांपल? सिल्वर। मतलब ये बुक नहीं लिखा, बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैंने गूगल पे चेक करा था। सिल्वर की जो रॉड्स होती हैं उनका काम क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या कर दो? शट डाउन कर दो। सही ना? जैसे हमने न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा, फिजन देखा, अब क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? सन। है ना? सन पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बन रही है क्या? तो एटलीस्ट वन रिएक्शन तो याद रखनी है। हाइड्रोजन कितने ले लिए मैंने? 4। किसी को याद है रिएक्शन? 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाएंगे? हीलियम। क्या सन पे हाइड्रोजन हीलियम बन रही है? ठीक बात है ना? तो मैंने बोला 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स हीलियम प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा प्लस 26.7 एमई। एटलीस्ट वन रिएक्शन तो अच्छे से याद करो, एटलीस्ट वन। अगर 2 3 याद है तो बहुत ही बढ़िया है। तो क्या न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दोनों की रिएक्शन मैंने बता दी है? ठीक है, मुझे लगता है तुम लोगों को बुक से एक बार क्या रीड करना चाहिए? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का आइडिया दे दिया ना मैंने कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या चीज होती है, कंट्रोल लॉट्स क्या होती है, सेफ्टी लॉट्स क्या होती है। जितनी आती है उतनी लिख दो, बट एटलीस्ट एक तो याद रखो। अगर वो चारों याद है तो लिख दो, एटलीस्ट ये लिए याद होनी चाहिए, मैंने बताया। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्यों है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सही बात है ना? तो अगर मैं पूछता हूँ 1H1 की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, कोई बता सकता है? 0। अगर बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ देखोगे तो वो तो 1H2 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी के लिए जरूरी है कि न्यूक्लियस के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट हो, तभी तो बाउंड करूंगा मैं। 1H1 में न्यूक्लियस में कितना है? एक ही प्रोटॉन तो है। सही है? तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का ग्राफ, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। वर्सेस डिस्टेंस। पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ देखा था क्या? वर्सेस मास नंबर। इस बार किसका देख रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। तो न्यूक्लियस की साइज किस में होती है? फर्मी में। ठीक है, जिसका फॉर्मूला अगर याद है, किसी को याद है रेडियस का? R इक्वल टू R0 A टू पावर। सही है? उसके बाद न्यूक्लियर डेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, क्या उसमें हम R की वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा? ये 3U अपॉन 4πR0 क्यूब, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 2.3 × 10⁻70 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। सही ना? इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियर डेंसिटी के फॉर्मूले में फाइनली मास नंबर आता है या हट आता है? नहीं आता। इसका मतलब चाहे तुम हाइड्रोजन लो, चाहे कार्बन लो, चाहे नाइट्रोजन लो, चाहे यूरेनियम लो, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी? सेम। R0 हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.25। सबको याद आ रहा है ना ये सारा? ये बेसिक बात ही है जो एग्जाम में मार्क्स दिलाएगी। अगर तुम इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हो तो कुछ नहीं होना एग्जाम में, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। हर टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, हर टॉपिक का, बुक्स के सारे टॉपिक्स का आइडिया होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब एग्जाम दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा।
तो क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक का आइडिया तुम्हें दे दूं, है ना? बस सुनते जाओ मेरी बात। इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मैंने कहीं 0.8 फर्मी लिखा है? ठीक है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो 100 MeV से -100 MeV के बीच में बन रही है, ठीक है ना? तो 0.8 फर्मी के बाद अगर देखोगे तो कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन। 0.8 फर्मी के पहले कैसा है और एग्जैक्ट 0.8 फर्मी पे कैसा है? 0। ध्यान रखना, 0.8 फर्मी पे कोई फोर्स नहीं लगता। तो एग्जाम्पल अगर एग्जाम में पूछता है 1 फर्मी में कैसा फोर्स है, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? अट्रैक्टिव। 0.8 के बाद आ गया। एंड 0.1 फर्मी पे रिपल्सिव, ठीक है? और ये ग्राफ वगैरह बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन प्लॉट करना है एग्जाम में। उसके बाद हमें न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज पता है? एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, मुझे लगता है न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और सही बात है ना? सेकंड, स्ट्रॉन्गेस्ट। वेरी गुड, स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकता हूँ ना, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। शॉर्ट रेंज, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट रेंज, नॉन सेंट्रल, परफेक्ट है। नॉन कंजर्वेटिव, वेरी गुड, नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव, बढ़िया, नॉन कंजर्वेटिव। चार्ज इंडिपेंडेंट बोला था, राइट? इनमें जो सबसे आसान तुम्हें लगे वो याद कर दो, ठीक है? और भी प्रॉपर्टीज होती है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। शॉर्ट रेंज और सैचुरेशन सेम बात नहीं बेटा, अलग बात है। शॉर्ट रेंज का मतलब है बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे काम करेगी, जिसकी वजह से सैचुरेशन हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक न्यूक्लियस के पी नेबर्स हैं और एक नेबर की एनर्जी के है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो इन 7 में से एनी 3-4 जो तुमको सबसे आसान लगे वो याद करो, जो तुमको सबसे अच्छी लगती है उनको याद करो, ठीक बात है ना? अब इसमें रिएक्शन क्वेश्चन ट्राई करें, अगर ये सारी बातें समझ में आती हो तो। मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराता हूँ, जो मुझे लगता है तुम्हें जरूर आना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं कोई एग्जांपल बना देता हूँ। मान लो ए हमारा बन गया B+, मैं एग्जांपल से करके दिखा देता हूँ, तुम लोग घर पे ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है? ए का मास है, कोई भी रिएक्शन दे दी मैंने, मान लो ए का मास है 240, 100-240, सही ना? बी का हमारा हो गया 100-40 और सी का हो गया 60-140। ऐसी रिएक्शन आ सकती है एग्जाम में, ठीक है? तो इसका डेल्टा टाइम कैसे निकालोगे? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या MB+MC लिखना चाहिए? अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या डेफिनेटली मास गिवन होंगे सारे AMU में? ध्यान देना, मैंने क्या बोला? AMU में। तो हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू क्या होता है? MC²। ये फॉर्मूला हम कभी भी यूज नहीं करते, लिख देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब मास किस में हो? kg में। हम लोग जब एनर्जी निकालते हैं, जो हमारा डेल्टा M है वो हमेशा किस में दिया होता है? AMU में। तो उसको मल्टीप्लाई करना किससे? 931.5 से। ऐसे क्वेश्चन 4-5 बुक में दिए एनसीईआरटी में कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज करता है, तो बताओ 5 साल में कितना फ्यूल यूज करेंगे? तो मैंने कहा है भाई इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर ट्राई कर लेना सब लोग। नेक्स्ट क्लास में चाहे मुझसे क्लास से पहले डाउट में पूछ लेना, बट कर जरूर लेना। डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में परेशान करते हैं बहुत, ठीक है ना? अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। सबको आइसोटोप समझ में आ गया, आइसोबार्स आ गया, आइसोटोन्स आ गया, न्यूक्लियर रेडियस समझ में आ गई, न्यूक्लियर डेंसिटी समझ में आ गई, मास डिफेक्ट समझ में आ गया। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन बता दी मैंने, डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। बाइंडिंग एनर्जी बता दी, डेल्टा M इंटू 931.5 फॉर्मूला है। अगर डेफिनेशन पूछोगे तो मैंने बोला सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन चार्ज एंड मास, then in this process great amount of energy is released, which is binding energy. अगर बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फंडामेंटल बात है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा है
क्या वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है? Yes. ठीक बात बोली ना मैंने। फिर क्या हमने कोई ग्राफ पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला? अच्छे से बनाना सीख लेना सब लोग घर पे जाकर के। 3 टाइम्स ऐसा होता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। लास्ट में कौन है? यूरेनियम 238। देखो मुझे याद था यूरेनियम, मुझे भी थोड़ा डाउट था 235 या 238, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 7.6 में। पीक पे कौन होता है? आयरन, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है 8.75 MeV। स्टार्ट H2 से होता है। बेस्ट रेंज मैं बोलता हूँ 30 to 170। लाइट न्यूक्लियस इसलिए कंबाइंड होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी ईबीएन ज्यादा हो जाए, 30 को क्रॉस कर दें। हैवी न्यूक्लियस इसलिए ब्रेक होते हैं क्योंकि चाहते हैं 170 से 30 के रेंज में आ जाए। ब्रेक होने को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, एटम बॉम्ब। लाइट न्यूक्लियस को कंबाइन होने को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन, सन पे जो प्रोसेस होती है। हाइड्रोजन कंबाइंड होकर हीलियम बन रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। यूरेनियम ब्रेक होकर बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहा है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मुझे 2 टाइप का पता है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। एटम बॉम्ब बना रहे हैं तो अनकंट्रोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं 2-3 चीजें। कंट्रोल लॉट्स जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन्स को स्लो करेगा क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्शन को कंडक्ट नहीं करता, स्लो न्यूट्रॉन ही करता है। कूलेंट का काम होता है जो ज्यादा हीट आ रही है वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर लो, अदरवाइज रिएक्टर ही मेल्ट हो जाएगा। जैसे कार में रेडिएटर हो, समझते हो तुम लोग, तो उसमें हम लोग ग्रीन कलर का कूलेंट डालते हैं, तो उस कूलेंट का काम होता है कार के इंजन की हीट को बाहर खींचना, अदरवाइज ज्यादा हीट अप हो जाएगा तो इंजन सीज कर जाएगा। वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत एनर्जी निकल रही है क्या, तो उस एनर्जी को बाहर खींचना चाहते हैं, सो वी यूज कूलेंट। लिक्विड सोडियम होता है वैसे, जहां तक मुझे याद है। रिफ्लेक्टर का काम होता है जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो क्या रेडिएशन निकल रहा है, हम चाहते हैं रेडिएशन बाहर आए या ना आए, ना आए, इसलिए हम रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। रिफ्लेक्टर का काम है जो भी रेडिएशन निकल रहा है वो वापस चला जाए रिएक्टर के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक कहा था रीड करने को, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको रीड करोगे 5 मिनट का काम है, सब समझ में आ जाएगा। मैंने आइडिया दे दिया है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बता दिया, इक्वल टू 1 है मतलब कांस्टेंट रेट से रिएक्शन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रेटर देन 1 है मतलब रिएक्शन एक्सेलरेट हो रही है, नहीं कंट्रोल करोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, एटम बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट। के लेस देन 1 का मतलब है रिएक्शन स्लो डाउन हो रही, थोड़ी देर बाद रिएक्टर बंद हो जाएगा। सही, तो एक बार बस पढ़ना है। स्पेशली मैंने बस एक टॉपिक का न्यूमेरिकल कहा है, घर पे जरूर करना है। न्यूक्लियर रिएक्टर वाले जो न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हैं कि 5 इयर्स में कितना फ्यूल चाहिए, इसको जरूर कर लेना, जरूर। ठीक है, तब अगले चैप्टर पे बने हम लोग आगे। ठीक है, तुम लोगों को मैं आइडिया देता हूँ इसका सेमीकंडक्टर का। और जो मैंने बताया सबसे पहले वो काम करना, उसके बाद तुम्हें जो दिल करे वो करो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो मैंने बताया सबसे पहले वो करना। सेमीकंडक्टर में अगर मैं सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है, अगर मेटल्स की बात करी जाए तो मेटल्स कौन है जिनका एनर्जी गैप क्या है, 0। ऊपर वाले बैंड को क्या हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एडजेसेंट है क्या, और क्या ओवरलैप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल मुझे क्या पता है, टिन। ठीक है, टिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं नॉन मेटल कहता हूं तो नॉन मेटल कहते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, एनर्जी गैप मोर देन 3, सही बात है ना। बेस्ट एग्जांपल मुझे कौन याद आ रहा है, डायमंड। डायमंड का एनर्जी गैप कितना होता है, 5.4, सही ना। अगर मैं सेमीकंडक्टर कहता हूं तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, एनर्जी गैप 0 to 3, सही है। बेस्ट एग्जांपल कौन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम का एनर्जी गैप 0.72 eV, वेरी गुड। जर्मेनियम का 0.72 और सिलिकॉन का 1.5, यानी एनर्जी गैप जितना कम होगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा मेटालिक कैरेक्टर उतना कम होगा। और सिर्फ पढ़ते रहने से अच्छे मार्क्स आएंगे या पेपर भी करने पड़ेंगे, पेपर करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि भाई जो भी मैं ग्रुप में पेपर्स भेजता जा रहा हूँ उनको करते जाओ, खाली तुम पढ़ते रहोगे उससे कुछ नहीं होना, खाली पढ़ते रहने से कुछ नहीं होना भाई। इसका मतलब जितने भी टॉपिक्स बताएं उठाओ पेपर, एटलीस्ट इन 4 टॉपिक के पेपर्स तो कर ही डालो क्वेश्चन,
अभी चैप्टर वाइज नहीं करना चाहिए, फुल सिलेबस करना चाहिए, फुल सिलेबस। आज 16 हो गई राइट, Yes, sir. तो मैक्सिमम तुम 17 तक कर सकते हो चैप्टर वाइज, इतना करना है। 18 तो 19 तो फुल सिलेबस ही करना चाहिए 2 दिन बैठ करके। फुल सिलेबस पेपर उठाओ, जहां फंस रहे हो उसको ढूंढो, बुक्स ढूंढो को तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर मुझे 2 टाइप के पता है। एक हमारा कौन है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। दूसरा कौन है, एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक के अंदर कोई इम्प्योरिटी मिला दी। तो 2 टाइप की इम्प्योरिटी मिलाऊंगा, या तो मैं 13 ग्रुप मिलाऊंगा, और ये तो क्या मिलाऊंगा, 15 ग्रुप। अगर 13 मिलाया तो पी टाइप, 15 मिलाया, पी टाइप में होल्स बहुत ज्यादा होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। सही बात है ना। न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर। तो क्या इस पर न्यूमेरिकल जरूर कर लेना चाहिए, है ना, जरूर करके जाना चाहिए इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास पी ब्लॉक होगा और एक क्या है, एन ब्लॉक। तो पी के ऊपर हमने एन को मेल्ट करके डाल दिया, या एन के ऊपर पी को मेल्ट करके डाल दिया। पी में बहुत सारे कौन है, होल्स, जो किस तरफ भाग रहे हैं, एन की तरफ। क्यों भाग रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एन में बहुत सारे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, जो किधर भाग रहे हैं, पी की तरफ। ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, holes move from higher concentration to lower concentration, therefore from p to n side, and electrons move from n to p due to difference in concentration. Diffusion means always move from higher concentration to lower concentration. ठीक है ना। तो इसका मतलब जो डायग्राम मैं शो करना चाह रहा हूँ, ये इनिशियल है। जो इनिशियल है उस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है डिफ्यूजन। ठीक है, होल डिफ्यूज हो रहा है पी टू एन, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे हैं एन टू पी, जिसकी वजह से करंट आ गई हमारे पास, जिसका नाम क्या है, आई डिफ्यूजन फ्रॉम पी टू एन। सही बात बोली। थोड़ी देर बाद क्या हमारे पास एक लेयर आ जाएगी, जिसका नाम है डिप्लीशन लेयर। ठीक है ना। इस डिप्लीशन लेयर में एन के साइड कौन डिपोजिट है, पॉजिटिव वाले, और पी के साइड कौन डिपोजिट है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, एन टू पी। तो हायर पोटेंशियल पे कौन है, एन। देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग फ्रॉम एन टू पी, electric field always move from higher potential to lower potential, therefore n side is at higher potential as compared to p side. तो इसका ग्राफ भी बनता है क्या कुछ ऐसा, देख लो भी सब। ठीक बात बोली, सही ना। अब हमने क्या कर दिया है, बायसिंग करवा दी। कैसी बायसिंग, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है, ट्रायंगल के आगे लाइन, ट्रायंगल मेरा कौन है, पी, लाइन कौन है, एन। ध्यान दिया ना। फॉरवर्ड का मतलब है पी का कनेक्शन हायर से, एन का कनेक्शन लोअर से। सही है, जिससे डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, थिन। ठीक, मैंने बोला फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थिन हो जाएगी, रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगी। तो वाई एक्सिस पे जो मैंने करंट लिखा है वो माइक्रो में लिखा है या मिली में, ध्यान दिया। और ये करंट हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है या 0.6 से, और किस क्वाड्रेंट में ग्राफ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान दिया सबने। अब अगर मैं रिवर्स बायस कहता हूं तो उल्टा हो जाएगा क्या, रिवर्स बायस में पी का कनेक्शन किससे करोगे, एन से या लोअर वाले से। तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लो सब लोग, करंट किस में होगा, माइक्रो एम्पियर। सही है। इसमें एक रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है क्या, R इक्वल टू वी बाई आई, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रिवर्स में मैंने क्या बोला है, वी बाई आई, और फॉरवर्ड में क्या बोला है, डेल्टा वी बाई डेल्टा। तो क्या इस पे एक हमें न्यूमेरिकल करके जाना चाहिए, है ना। बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो प्रॉब्लम। ठीक है, आई सबको लॉजिकल लगा। इसके बाद क्या हमें 3 डिवाइसेस अच्छे से पता होनी चाहिए ना। पहली डिवाइस कौन सी है हमारी, फोटो डायोड।
तो फोटो डायोड में सिंबल किसी को पता है फोटो डायोड का? फोटो डायोड फॉरवर्ड होता है या रिवर्स होता है? बताओ भाई, फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स। क्या डालते हैं फोटो डायोड में? लाइट। ये लाइट डाल दी मैंने, सही। इस लाइट में क्या खास बात होनी चाहिए? एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप, ठीक है ना। यूज क्या फोटो डायोड का? फोटो डिटेक्टर, ठीक है। सिंपल शब्दों में फोटो डिटेक्टर। सब कुछ मेमोरी में रिफ्रेश हो रहा है नहीं हो रहा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। रिवीजन का मतलब ये है कि जो भी चीज बोलता जा रहा हूँ सुनते जाओ, जहां तुमको लगता है वीक उसको लिख लो कॉपी में, घर पे जाके पढ़ो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, व्हाई वी प्रीफर फोटो डायोड इन रिवर्स बायस। delta P by P 100%. सब क्वेश्चन मेरा समझ में आया? व्हाई वी प्रेफर फोटो डायोड इन रिवर्स बायस। अब अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तुम्हारी, तो मुझे बस एक सिंपल एक स्टेटमेंट चाहिए तुम्हारी कॉपी में अंडरलाइन करा हुआ। जब भी एग्जाम में आंसर लिखना तो मेन बात को अंडरलाइन करना। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर इज मोर इजिली मेजरेबल। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर सब बुक में लिखा हुआ है, मेरी बात सुनो, लगता नहीं समझ पा रहे हो, घर पे जाके पढ़ो। फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज माइनॉरिटी कैरियर में बहुत ज्यादा होता है, मेजोरिटी में पता भी नहीं चलता, ठीक है। इसको बुक से पढ़ना है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला है। 2 क्वेश्चन है इन 2 में से एग्जाम में आएगा, या तो फोटो डायोड वाला आएगा या सोलर सेल वाला, ठीक है। तो मैंने अभी फोटो में बोला कि भाई फॉरवर्ड बायस होना चाहिए या रिवर्स बायस, ठीक है ना। डायग्राम बता दिया, अब इसका ग्राफ भी तो बना सकता हूँ मैं। किसी को आइडिया कहाँ बनाऊंगा मैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लो सही बनाया है? I1 I2 I3 सबसे ज्यादा कौन है? सही। मोर इंटेंसिटी मींस मोर करंट। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने कभी पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? ज्यादा इंटेंसिटी तो ज्यादा करंट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देते हैं। फोटो डायोड के बाद दूसरी डिवाइस कौन है हमारी? एलईडी। फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। लाइट डालना है या निकालना है? नोटिस करा सबने? इसका मतलब इसका सिंबल ऐसा होगा क्या? लाइट बाहर निकल करके आ रही है, सोच लो सब लोग, ठीक है। अगर इंफ्रारेड एलईडी है तो इसका एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? इसे कुछ याद है? 1.4। अगर विजिबल लाइट है तो उसका एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? 1.8 EV टू 3 EV, सही ना। किसी को इसका ग्राफ पता है? IV ग्राफ। फॉरवर्ड है तो फर्स्ट पार्ट में बनाऊंगा क्या? देखा, देखो मैंने ऐसा 2 बना दिया क्या, ठीक है। इनमें से रेड वाला कौन है? फर्स्ट वाला रेड है और लास्ट वाला, ठीक है ना। देख लो भाई सब लोग, ठीक है ना। फिर हमारा थर्ड डिवाइस कौन सी है? सोलर सेल। कौन सा बायस है? नो बायस। पहली इंपॉर्टेंट बात है नो बायस, सही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ। मुझे लगता है किस क्वाड्रेंट में बनेगा? 4। सोच लो सब लोग, ठीक है ना। जो पॉइंट ए, इसका नाम क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। पॉइंट बी का नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट। सोच लो आराम से, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जो भी मैं बोल रहा हूँ तुमको आना चाहिए, नहीं आता घर पे जाके पढ़ो, ठीक है। सोलर सेल के लिए एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? 1.5 EV। हम प्रेफर करते हैं सोलर सेल किसका बनाए, सिलिकॉन का या फिर GaAs का? एग्जाम में पूछेगा वाई, ठीक है। तो उसका आंसर मैं सबसे पहले तो ग्राफ बनाता हूं मैं, 0 से या थोड़ा ऊपर से, और इस ग्राफ का जो पीक है वो कहाँ पे आ रहा है? तो सबसे पहली बात बताना कि भाई गैलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ है एनर्जी का, उसका पीक कहाँ पे आ रहा है? 1.5 EV। दूसरी क्या खास बात है? हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मतलब खूब लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। अगर मैं लाइट को एब्जॉर्ब करवाना चाहता हूँ तो
सिल्वर कलर की सरफेस यूज करूंगा या ब्लैक कलर की? ब्लैक। समझ में आया? ब्लैक चीजें खुद खूब एब्जॉर्ब करती हैं। तो हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? खूब एब्जॉर्ब करे। एंड लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है बेटर सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी। बेटर सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ? लाइट को आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बना दे। हम ऐसी मशीन चाहते हैं जिसकी एफिशिएंसी 10% हो या 90%? सही। तो गैलियम आर्सेनाइड की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि सोलर सेल में कौन सा मटेरियल यूज करें? गैलियम आर्सेनाइड। आई हो सबको समझ में आया? और ये बात समझ में ना कि एग्जाम के लिए तुमको बुक नहीं लिखनी है कि बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, कुछ बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। एग्जाम में उसका बढ़िया से प्रेजेंटेशन दो कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का मेन काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। प्रिंसिपल क्या है रेक्टिफायर का? एग्जाम में ठीक से लिखना, ऐसा मत लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक से लिखना। मैं तो समरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, राइट? प्रिंसिपल है, अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो रेजिस्टेंस बहुत, करंट फ्लो हो जाएगा। अगर रिवर्स बायस्ड है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट फ्लो नहीं। ठीक है ना? उसके बाद मुझे दो टाइप के रेक्टिफायर पता है। कौन कौन से? हाफ वे और फुल वे। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें दोनों आने चाहिए, आने दोनों चाहिए। एग्जाम में फुल वेव आएगा, और मैंने कहा आने तुम्हें दोनों चाहिए। ध्यान दिया मैंने क्या बात बोली? मतलब इंपॉर्टेंट पढ़ के मत जाओ, सब कुछ पढ़ के जाना है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ ना कि अगर हाफ